अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों का वेंसडे मॉर्निंग अच्छा गुजर रहा है। वेंसडे इज़ लाइक वन ऑफ दोज डेज़ जो कि एंड वीक के दरमियान में आते हैं। कुछ ऐसे लगना शुरू होता है कि वीकेंड करीब आ रहा है। अभी हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, आई नो कि उनके लिए वीकेंड करीब आना इस बिल्कुल भी अच्छा नहीं उनके बिज़नेस के अंदर, क्योंकि होता ये है कि जब वीकेंड करीब आता है इसका मतलब है काम बढ़ जाता है, काम की तेज़ी जो है वो डबल हो जाती है। हमारा जो आज का शो है, हम बात कर रहे हैं मॉनसून के बारे में और आप मॉनसून से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आप याद करें, पिछले साल कराची में रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म की बारिश हुई थी। आई एम श्योर याद इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ख़तरनाक सीन हो गया था। सारे के सारे बहुत सारी रोड्स जो थी वो डूब गई थी, लोगों के घरों में पानी आ गया था, सीन काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर डिज़ीज़ जो है वो बहुत रैम्पेंट हो जाता है, मच्छर बहुत हो जाते हैं, मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हेल्थ वाइज भी, अपने घरों के बारे में भी, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के शो में। फ़िलहाल जब ये आप सब चीज़ें कर लें, आपके सारे प्रिकॉशंस हो जाएं, तो फिर जब बारिश होती है तो कुछ करने को नहीं होता। जब कुछ करने को नहीं होता तो बंदे को बिज़ी रहना चाहिए। तो हम आपको अपने अगले सेगमेंट के अंदर कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें सिखा रहे हैं। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फैसल हुसैन। इनसे हम सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आपसे सीखना है, मैंने ये बहुत अरसे से आई वांटेड टू डू दिस, कि गार्निशेस बनाना सिखाओ। बिकॉज़ फैसल जब भी कोई प्लेट बनाता है उसके ऊपर खूबसूरत ऐसी कोई चीज़ लगी होती है, लेफ़्ट राइट, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना हम आप लोगों को गार्निशेस बनाना सिखाएं, जो कि बहुत ज़्यादा प्लेट की जो मतलब जो भी आपकी, इवन इफ इट्स अ वेरी बेसिक सी डिश, उसकी इज्जत बढ़ जाती है ना। बिल्कुल ऐसे। ये तो दो चीज़ें बनाएंगे। ठीक है। एक होगी हनीकॉम्ब, जो कि इटसेल्फ एक डिश भी है। आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो होगी ट्विल, जो गार्निश के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। उसे आप सेवरी डिशेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्वीट डिशेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो गार्निश होती है। अच्छा, कुछ गार्निशेस ऐसी होती हैं जो कि एडिबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जैसे हनीकॉम्ब जो है ये एडिबल गार्निश है, बहुत मज़ेदार होती है। कुछ गार्निशेस ऐसी होती हैं जो एडिबल तो होती हैं मगर बहुत टेस्टी नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे ही जो भी चीज़ आप अगर गार्निश में इस्तेमाल करें तो कोशिश यही करें कि वो एडिबल हो, बजाय कि वो खाई ना जा सके। लोग चीनी के इतने बड़े बड़े गार्निशेस बना देते हैं कि बाद में वो खाई नहीं जाती और वेस्ट होती है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी चीज़ आप बनाएं तो वो एडिबल हो, लोग खाएं, उसे एंजॉय करें, डिश के साथ डिश को कॉम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। पहले क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम हनीकॉम्ब बना लेते हैं। ठीक है। हनीकॉम्ब बेसिकली चीनी से बनता है और इसके अंदर सुराख होते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर एक वो पड़ा हुआ भी है, ये हनीकॉम्ब ही पड़ा है ना जी। दोस्त दिखा दो कैमरे के अंदर। ये तैयार करके लाया था, जिसे अगर हम गुड़ अपना देखते हैं, हाँ, तो और इसके सुराख होते हैं और ये एयर इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। और बेकिंग सोडा ऐड करने से होता ये है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत सारी बबल्स रिलीज़ करती है, और वो बबल्स को कोशिश ये होती है कि चीनी क्योंकि स्लो मूविंग होती है तो उसको ट्रैप करें। ये क्या डाला? ये कॉर्न सिरप है। ओके, कॉर्न सिरप है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉर्न सिरप, और सेकंड है आइसिंग शुगर आपकी। अच्छा, ये हम कैस्टर शुगर नहीं ले सकते, आइसिंग ही लेनी? कैस्टर शुगर भी आप ले लें, कोई इशू नहीं। ओके। ये आइसिंग शुगर इजीली जल्दी मेल्ट हो जाएगी और जल्दी बन जाएगी, तो मैंने जल्दी के हिसाब से किया। बस ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और चीनी के कैरेमलाइज, हाँ जी बिल्कुल, तेज़ कर दें। तेज़ कर दो। अच्छा, क्योंकि अगर मैं चीनी को कैरेमलाइज होने का आपने वेट करना है, सिर्फ कि चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप इस तरफ को कर लें ऐसे। और ये इसका पैन है जो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है।
ये नॉर्मल पैन है, इसकी आप अगर आपके पास नॉन स्टिक कोई चीज़ है तो आप उसके अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल सांचा था इसका, तो उस मोल्ड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है। अगर आप बटर पेपर भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपने बटर लगा के रख देना है। इसे हम जब पका लेंगे तो फिर उसके बाद इसमें इसको आउट करेंगे। सही है। अब ये आप देख रहे होंगे कि शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है इसके अंदर, और दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम वेट करेंगे इसका एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा कलर आए, तो के साइड्स पे आना शुरू हो रहा है। चीनी कैरेमलाइज होगी तो उसका अपना कलर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोग को ये बताऊं कि हनीकॉम, अगर आप लोग याद करें कि बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें हनीकॉम होता है। कौन सी चॉकलेट होती है जिसके अंदर एक हनीकॉम होता है? उसके अंदर हनीकॉम, अभी जो मैं लास्ट फ्लेवर देख रहा था, तो अगर ये हनीकॉम को आप चॉकलेट में डिप करके भी लोग खा रहे हैं इस वक्त, फॉन्डू के साथ। जी बिल्कुल। तो हनीकॉम सिंपल बना हुआ, आप उसमें चॉकलेट में डिप करें, ऐसे ही है, उसे ड्राई करें, जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह खाई जाती हैं, इसी तरह आप इसको भी खा सकते हैं। कोई एक चॉकलेट भी आती है, मुझे याद नहीं आ रहा कि उस ब्रांड का क्या नाम है, बल्कि चॉकलेट आती है जो बेसिकली हनीकॉम सेंटर वाली होती है, उसके ऊपर चॉकलेट होती है। अच्छा, हम लोग क्योंकि बनाते रहते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि इसमें किस वक्त सोडा डालना है या क्या चीज़ें करनी है। जो लोग घर पे बना रहे हैं, अगर उनके पास थर्मामीटर है तो इसका टेम्परेचर वो चेक कर सकते हैं। ओके। और अगर सेल्सियस में देखें तो ये तकरीबन 130 130 पे जाएगा, और अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये तकरीबन 300 के करीब करीब जाएगा। तो उस टेम्परेचर पे जब ये आ जाए तो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना। मैं इसके कलर का एक आइडिया ले लूँगा कि इसमें जो कलर मुझे चाहिए वो कलर जब आएगा तो फिर मैं उसके बाद इसके अंदर वो ऐड कर दूँगा सोडा। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कैंडी थर्मोमीटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में, नॉट जस्ट कैंडी थर्मोमीटर्स, जो अंदर डलने वाले थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि आप मीट में भी डाल सकते हैं, आप उनको डाल सकते हैं इनटू वेरियस, इस तरह जिस तरह ये फैसल बना रहे हैं इस तरह की डिशेस में, उनके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई? इसलिए क्योंकि वो आपको मतलब बहुत हेल्प करेंगे किचन में, और अब बिल्कुल भी महंगे नहीं रहे, चाइना की वजह से बहुत सस्ते हो गए हैं, सिर्फ 500 रुपये का मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हम रिस्क ले रहे होते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की आदत है, तो हमें पता होता है कि इस वक्त क्या करना है। अब जो घर पे बना रहा है उसको आइडिया नहीं होता। अच्छा, उसको हम लोगों को ये कितना टाइम है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पे जाने बस ये मैं लास्ट इसका ये थोड़ा सा कलर इसमें आ गया, तो मैं अब इसके अंदर बहुत जल्दी बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करूँगा, उसके बाद में इसे मिक्स कर लूँगा। अब आप ये देखें, ओके, ये इसमें एयर बननी शुरू हो गई इसके अंदर। अच्छा, ये जो ऐसे फूला फूला सा है, ये फूला फूला सारे के सारा डालेंगे, डीमोल्ड कर देंगे इस तरह मोल्ड के अंदर डाल के इसे रख देंगे। ठीक है। और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, ये ठंडा होगा, ठंडा होके ये सेट हो जाएगा, और जब ये सेट हो जाएगा, लोग ये फूल रहा है और फूलता ही चला जा रहा है। एज यू कैन सी इट्स जस्ट बबलिंग, और ये बेकिंग सोडा की रिएक्शन है बेसिकली शुगर के साथ, और होपफुली साथ साथ जितने भी एयर बन रही है वो बबल्स जो हैं वो ट्रैप होते जा रहे हैं। आधे घंटे के लिए, आधे से पौने घंटे के लिए आप इसे रख दें। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फ्रीज़र के अंदर एज इट इज़ उठा के रख दें, ठंडा होगा तो उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये भी बताते चलें कि इसको क्रैक करते हैं, खैर वो सब क्रैकिंग और फ्रीजरिंग हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग ट्वील बनाना सिखाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं गार्निशेस, मेरे साथ हैं शेफ़ फैसल। हम लोगों ने हनीकॉम बना के उसको फ्रीज़र की तरफ भेज दिया है, होपिंग कि हमारे टाइम ख़त्म होने से पहले वो थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं हम। जी, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ऑयल है, ठीक है, मैदा है और पानी है। सही है। ये है ट्वील, बेसिकली ट्वील इस तरह के दिखने में सॉर्ट ऑफ पतला सा एक आई वांट टू से लाइक क्रैकर टाइप की चीज़ होती है। और इसका टेक्सचर ये वाला जो बना रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्वील को बेसिकली सीवीड ट्वील कहते हैं। इसके अंदर जिस तरह सीवीड होती है समुंदर की तह में, उस तरह के ब्यूटीफुल से सुराख जो होते हैं वो निकल आते हैं।
एंड इट बिकम्स रियली रियली गॉर्जियस एंड लुक्स रियली फन ऑन अ प्लेट। और बहुत आसान है, जिसमें आपने देखा, सिर्फ तेल, तीन चीज़ें हमने ऐड कर दी, उसके बाद मैं इसके अंदर कलर ऐड कर रहा हूँ। और कलर आपकी चॉइस का हो सकता है। हमने कलर हम ऐड कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीट रूट का आप जूस बना के वो आप ऐड कर दें। अगर इसकी जगह चारकोल पाउडर डाल दें तो वो एक अच्छा टेस्ट आपको देगा। अच्छा, चारकोल पाउडर का टेस्ट मुझे आज तक अच्छा नहीं लगा पर्सनली। मुझे बहुत लोगों ने, तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने उसकी आइसक्रीम खाई थी 1-2 दफ़ा, मैंने कॉफ़ी पी, आइसक्रीम खाई, मतलब सब ट्राई करके हर तरीके से देख लिया। मुझे पर्सनली अजीब सा मुंह में वो एक वो हो जाता है, मुंह में रह जाते हैं, आपके दांत सारे खराब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, फिर हर कोई स्माइल कर रहा डिटॉक्स होता है। करता है अगले दिन आपकी। हाँ, ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स हो जाता है, अगले दिन छुट्टी। तो फिर इस तरह इसको हमने बना लिया, ये 4 चीज़ें हमने ऐड की। ठीक है। उसके बाद पैन आपका हॉट होना चाहिए, इसमें धुआं निकल रहा है। उसके बाद में सिंपल इसके अंदर ये मैंने 2 टेबलस्पून। साइंस ये है कि तेल और पानी कभी भी मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो तेल और पानी क्योंकि मिलते नहीं हैं, आप इसको हर दफ़ा जब भी डालें तो इसको हर दफ़ा बहुत अच्छे से मिक्स करके डालें, ताकि छोटे छोटे तेल के पॉकेट्स और पानी के पॉकेट्स हों। जितने ज़्यादा पॉकेट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके गुब्बारे बनेंगे। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात। जब तक ये बन रहा है तो आप इस तरफ आ जाएं। जी, मैं ज़रा प्लेटिंग पूरी कर देता हूँ। उसको आप छोड़ दें इसी तरह। जब उसके अंदर ये बिल्कुल बबल्स ख़त्म हो जाएं, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आपने इसे बैम्बू स्टिक से उठा लेना है। तो हम इसकी प्लेट बना लेते हैं। जी, जब तक प्लेट बनाने के लिए हमारे पास आप देखें प्लेटिंग के अंदर आज हम क्या वैसे प्लेट कर रहे हैं, चीज़ केक प्लेट कर रहे हैं। चीज़ केक प्लेट कर रहे हैं। चीज़ केक सिंपल, मैंने चॉकलेट की गनाश है, जैसे चॉकलेट मेल्ट हुई हुई, उसे आपने ले लेना है। मेल्ट करने के बाद इस तरह मैंने लगा दी। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश का आप इस्तेमाल करें, वरना आप अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह आप अपनी फिंगर लेके इस तरह इसमें राउंड घुमा दें। सही है। राउंड जब ये घूम जाए, उसके बाद आपने अपना जो आपका चीज़ केक है उसे आप उठाएं, इसके सेंटर में आप रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद ये मोराइंस है। हाँ, ये जो एग वाइट वाले कुकीज़, एग वाइट, शुगर और आपका थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बड़े आराम से मिल जाते हैं। इसके बबल्स खत्म हो गए हैं। अब ये अब अच्छी तरह साइड से ड्राई होने लग गया है। अभी वैसे है इसको थोड़ा हल्का सा होगा, आप उठा के चेक करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। आप जब इसे निकाल लेंगी तो अभी है, इसमें टाइम है, देख लो, मेरे हिसाब से टाइम है। थोड़ा सा आप इसके रहने दें। तो फिर उसके बाद हम मोराइन ले लेते हैं। मोराइन को हम, अगर आप इस तरह चूरा करके डालना चाहें तो चूरा भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद ये स्ट्रॉबेरी प्यूरे है जिसे मैं ऐड कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉबेरी प्यूरे ऐड हो गया। उसके बाद ये हनी कॉम है जो हमने पहले से बनाया था। बना के रखने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से भी मैं इसे रख सकता हूँ। ठीक है। ये रखने के बाद जो हमारी ट्यूल है, ट्यूल मैंने पहले से भी तैयार करके रखी थी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस ट्यूल को हम इस तरह अच्छे तरीके से इस पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद मिंट लीव्स हैं, मिंट लीव्स भी हम इस पे इस तरह करके। इसमें शुगर थी? किसके अंदर? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर सिर्फ मैदा होता है। ओके, मैं इसमें एक्चुअली मैं वैसे पूछ रही थी, रेसिपी नहीं पूछ रही थी। इसके अंदर मैदा, ऑयल और आपका पानी है। ये 3 चीज़ें आप ऐड करेंगे। उसके बाद कलर आप ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल तरीके से हमने 2 चीज़ें ऐड करने के बाद, हनी कॉम और ट्विल, दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसकी प्लेट बना ली है। हमने बहुत सारा धुआं इकट्ठा किया है अपने, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से उसमें धुआं आना लाजमी था। ये वजह हो गई इसकी। एनीवेज, बेसिकली ट्वील जो है वो बनाना बहुत आसान है। ट्वील की बाय द वे बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ बेक होके भी बनती हैं मैदे के साथ, सेसमी सीड के साथ। एंड आप उनको जो आपका रोलिंग पिन होता है उनको इसी तरह सॉफ्ट ही होती हैं, उनको सॉफ्ट उतारते हैं और आपको जिस भी शेप पे रखेंगे, अगर आपने
फॉर इंस्टेंस बेलन के ऊपर रखा तो वो इस तरह करके वो हो जाता है, इट मेक्स अ ब्यूटीफुल सेमी सर्कल। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अगले मेहमान से मिलाएंगे। थैंक यू सो मच फैसल आपका आने का। आप मानसून के लिए रेडी हैं? वैसे बिल्कुल तैयार हैं हम तो पिछले साल भी तैयार थे। पिछले साल भी तैयार थे। पिछले साल कितना वैसे डिजास्टर मतलब बहुत बुरे हालात थे, मतलब जो डिफेंस का एरिया खास तौर पे उसके तो बहुत बुरे हालात थे। ऐसे ही है, पूरा हफ्ता वहाँ लाइट नहीं थी और पानी का जो सिस्टम था बहुत मुश्किल था। थैंक यू सो मच फैसल फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले मेहमान से। आज का हमारा जो शो का टॉपिक है वो मॉनसून के अंदर जो जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लेंगे। तो ऑब्वियसली ज़िंदगी जो अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले मेहमान से। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी जो कि MPA हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इनके हलके के अंदर क्लिफ्टन के ब्लॉक 8 और 9 और सारा DHA आता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछना है कि कराची में सुना है कि इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश तो 12 होगी। पिछले साल तो पूरे का पूरा शहर जो था वो डूब गया था। क्लिफ्टन डिफेंस नहीं सिर्फ डूबा था बल्कि पूरा ही शहर तकरीबन अक्सर इलाका जो थे वो डूब गए थे। इस साल आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द मॉनसून? देखिए, मैं अपने हलके की हद तक बात करूंगा क्योंकि पूरे कराची के अंदर तो आपको पता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना है जी, और उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट नालों की सफाई करा रही है। नाले बनाने की पूरी उनकी कोशिश थी कि इस मॉनसून से पहले तैयार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि एक बहुत बड़ा काम था। तो वो मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 महीनों के अंदर आपको कराची के अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन रही बात, आपने डिफेंस और क्लिफ्टन की बात की तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लास्ट बारिशों के अंदर डिफेंस और क्लिफ्टन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, स्पेशली डिफेंस, और डिफेंस के कुछ फेजेस तो मुकम्मल तौर पे डूब गए थे। बिल्कुल। लेकिन पिछले 1 साल से हम DHA और CBC के साथ ऑन बोर्ड हैं। हमने मुकम्मल तौर पे इसकी तैयारी की भी है। देखिए, कुदरती आफात से आप लड़ नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन आप इतनी तैयारी कर सकते हैं कि एक अच्छे जिम्मेदार अथॉरिटी होने के नाते हम इतनी तैयारी करें कि हम अपने शहरियों को इस मुसीबत से बचा सकें। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो DHA में नालों की सफाई थी, DHA CBC ने मिलकर वो नालों की सफाई की है। पंपिंग मशीन इनके पास नहीं थी, डी वाटरिंग करने का सामान नहीं था उस हद तक। अब इन्होंने काफ़ी हद तक वो तैयारी की है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स हुई थी और जो क्या कहना चाहिए 350 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरा DHA का जो निज़ाम था इसको सपोर्ट नहीं कर सका। अब इन्होंने नालों को वापस बनाया, नालों को प्रॉपर तरीके से जो कहना चाहिए कि उनकी कनेक्टिविटी की है जो कि रुक गई थी। मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉक थे, सफाई कराई गई, पंपिंग मशीन ली गई हैं। पहले पंप्स नहीं थे इनके पास जो डी वाटरिंग कर सके, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल और ज़्यादा सामने आए। अब मैं ये समझता हूँ कि CBC ने इस बार पहली दफ़ा हुआ है कि मुकम्मल तौर पे इन्होंने मॉनसून का एक प्लान तरतीब दिया है जिसमें अपने एमरजेंसी नंबर्स दिए हैं, तमाम फेजेस को उसमें डिवाइड किया है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह वैसे तो अल्लाह करे कि बारिशें उस हिसाब से ना हो जिस तरह लास्ट ईयर हुई थी। बारिशें होना बहुत ज़रूरी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बारिशें हो ही नहीं, लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हम पिछले मैं आपको क्या बताऊँ कि 2 महीने से, क्योंकि ये बारिशों का भी लास्ट आपको पता है बिल्कुल ये बाकायदा तरीके से एक पैनिक क्रिएट हो गया था DHA के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब भी कराची में बारिश होती है तो अब सब कराची के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको कुछ आदत सी हो गई है कि फक करके बिजली भी चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या अभी इस दफ़ा भी हम लोगों को बहुत लंबी लोड शेडिंग्स होंगी कि 5-5 दिन बिजली नहीं आएगी?
देखिए मैं ये समझता हूँ ये केई की नाहेली है, क्योंकि पहले क्या था कि इनकी अर्थिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये बिजली खौफ के मारे बंद करते थे कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए इंसानी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन बारिशों में बिजली को बहाल रखना ये इनकी जिम्मेदारी है, और खुदा ना ख्वास्ता कोई जानी नुकसान ना हो ये भी इनकी जिम्मेदारी है। अब ये दावा करते हैं कि पूरे कराची के अंदर इन्होंने तमाम पोल्स को अर्थिंग कर दी है, जो इंसानी जानों का ज़िया का सबब बनती थी। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इतना पानी सड़कों पे किसी भी कंट्री में जब तक बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग ना हो जमा नहीं होता है। कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर नाले नहीं बने हुए हैं, बरसाती सिस्टम और सेवरेज सिस्टम अलग अलग होता है तमाम शहरों में। दुनिया में ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा हाल ये है कि हमारे बरसाती नालों के अंदर हमारे सेवरेज का पानी जा रहा है, फिर वो सारा पानी समंदर में जा रहा है। तो हमारे यहाँ जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो मैं नहीं समझता कि ये कराची शहर में कोई बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच शहजाद साहब। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए। देखिए लोग तो बेचारे लास्ट टाइम भी उन्होंने सफ़र किया था, और कराची के साथ तो हमेशा से जो होता है वो आपके सामने है पिछले 30-40 सालों के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, और जहाँ जहाँ पर भी कैंटोनमेंट्स हैं या कोई और अथॉरिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट है बारिश, ये मैं आपको बता दूँ। और जिस तरह से इन्वायरमेंटली चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है, तो पाकिस्तान में भी आया है, और कराची में भी पिछले जब से बारिशें बढ़ती जा रही हैं, तो हमें इसकी मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। और मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि आप भी हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम ये मानसून खैर आफियत के साथ गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाद साहब आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने रिपोर्टर से मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं इस वक्त बारिश को लेकर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है मॉनसून रेंज की, क्योंकि कराची में पिछले 4-5 दिन से मौसम कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि बारिश होने वाली है अनकरीब। ये भी हम जानेंगे कि बारिश का सिलसिला कब से एग्जैक्टली शुरू होगा लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल हमारे साथ हमें डॉन के एक नुमाइंदे रिपोर्टर ने ज्वाइन किया हुआ है, नाम है इनका आसिम खान। इनसे बातचीत करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम, आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? जी इस वक्त मैं गुज्जर नाला है, ये गुलबर्ग का इलाका है गुज्जर नाला, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यही वो नाले हैं जो गुज़िश्ता बारिशों में चौक होने के बायस मुख्तलिफ़ इलाके जो है वो ज़ेर आब आए थे। इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ और अब भी सूरत हाल यहाँ पर कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि नाला जो है चौक नज़र आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों के बाद हंगामी बुनियादों पर ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमत की जानिब से भी जो है FWO को ये टास्क दिया गया है कि नालों की फौरी तौर पर सफाई की जाए, और नालों की सफाई की भी गई थी। लेकिन अब दोबारा सूरत हाल जो है ऐसी ही हो गई है, और प्री मानसून जो है जुमेरात या जुम्मे से शुरू होने की पेशगोई भी की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें कोई ऐसा काम होता नज़र नहीं आ रहा है। ताहम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो नालों के तरफ सड़कें बननी हैं, वहाँ पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के गुज़िश्ता रोज़ अहकामात जारी हुए थे, जिस पर ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा, मैं आसिम आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल इसी इलाके में ये जो एरिया था, यहाँ पर तालिब कॉलोनी जो थी, जो कि गुज्जर नाले को अबट करती है, वो सारी की सारी डूब गई थी। इस साल भी क्या वहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी रेजिडेंट्स हैं लियाकताबाद, इन सारे एरियाज़ के अंदर, क्या दोबारा से उम्मीद यही है कि दोबारा नाले, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि चौक हैं, तो क्या दोबारा ऐसे ही होगा? जी हाँ, क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए कि हुकूमती दावे तो यही नज़र आते हैं कि तमाम इक़दाम कर लिए गए हैं, हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई की जा रही है। तालिब कॉलोनी यहाँ से कुछ ही दूर पर मौजूद है, और ये एरिया भी जो है महफूज नहीं रहा था। वैसे तो पूरे कराची ही डूब गया था गुज़िश्ता बारिशों में, क्योंकि तमाम सीवरेज निज़ाम जो है कराची का तबाहाल नज़र आता है। लेकिन खुसूसन जो इन नालों के तरफ आबादियाँ थीं वो ज़्यादा मुतासर हुई थी, तो तालिब कॉलोनी भी उसी में थी, और अब भी वहाँ पर यही सूरत हाल है, क्योंकि
डूबने की वजह ये बनती है कि जब नाले चौक होते हैं और पानी की गुजरगाह नहीं बन पाती तो उसकी वजह से जो है वो इतराफ़ की आबादियों में दाखिल होते हैं और फिर लोगों को जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करनी पड़ती है। और अब भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कहा तो गया है कि तमाम नालों की सफाई के लिए फंड्स भी जारी किए गए हैं और सफाई हो भी रही है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये गुजर नाला है, यहाँ पर ये सूरत हाल है और तमाम नालों में यही सूरत हाल है कि अब FWO के ऑपरेशन के बाद अब तक दोबारा ये इसे कंटिन्यू नहीं किया। और इसके साथ में इसकी एक आपको अहम वजह भी बताऊं कि कचरा साफ़ होने के बाद दोबारा कचरा आता कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो शहर है अंदरूनी शहर वहाँ पर स्वीपर्स की इंतहाई कमी हो गई है और अब लोगों ने जो है एक रिवायत अपना ली है कि सड़कों पर या नालों में ही कचरा फेंकते हैं, क्योंकि उनका ये शिकवा है कि स्वीपर्स नहीं आते, जिसकी वजह से वो कचरा घरों में तो रख नहीं सकते, या तो गलियों में फेंकते हैं, फिर गलियों से वो सड़कों पर आता है और सड़कों से उठाकर जो है नालों में फेंक दिया जाता है। थैंक यू सो मच आसिम। ये तो सारी की सारी जो है आपने जितनी भी बातें बताई हैं ये तो काफ़ी ख़तरनाक हैं और आई होप कि इस तरह ना हो, बिकॉज़ के इलेक्ट्रिक FWO जितनी भी हुकूमत कर सकती है ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे नाज़रीन, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं अभी टू विंडो के ऊपर, ये पिछले साल की बारिश की तबाही की तस्वीरें हैं। इस साल क्या होता है आई होप। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम आपका हमें ज्वाइन करने का और हमसे बात करने का और हमें सही सूरत हाल बताने का जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पर इस एरिया के अंदर। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं मॉनसून से पहले। एक जो चीज़ है जो कि अभी हमने पिछले अपने रिपोर्टर से और मेहमान से भी जो समझ सकी हूँ मैं अभी तक कि हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारे शहर के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एज़ शहरी कराची के जो रिहायशी हैं हम सब लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको बेहतर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो कचरा है उसको कोशिश ये करें कि अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज करें। अगर रोडों पे आप लोग फेंकेंगे वगैरह वगैरह तो यही होगा कि गटर ब्लॉक होंगे, नाले ब्लॉक होंगे और उसके बाद जब अर्बन फ्लडिंग होगी, बारिश जब आएगी जिसने आना ही है, तो वो और ज़्यादा तबाहियाँ मचाएगी। खैर एनीवेज़, हम लोग अपनी अगले मेहमान से आपको मिलाना चाहते हैं कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम कोविड से पहले कोविड कह रही हूँ, मानसून से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो चलते हैं डू इट योरसेल्फ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा ये बताएं कि जब बारिश आती है तो घर के अंदर तबाहियाँ फिर जाती हैं। मॉनसून का ये जो पूरे का पूरा 2 महीने का स्पेल होता है, तकरीबन 2 महीने को लास्ट करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की तबाही आती है। चीज़ों को जंग लग जाता है, कीड़े मकोड़े रंग बिरंगे जो कभी देखे नहीं होते वो आपके घर में दाखिल होने लगते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, लोगों के पेट ख़राब होते हैं। तो आपके पास आज क्या क्या टोटके हैं कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जैसे आपने जंग का बताया है कि सबसे मेन तो ये होता है कि पानी लगता है और कुछ चीज़ें लोहे की जितनी चीज़ें होती हैं, दरवाज़ों की आपने देखा होगा जो दरवाजे होती हैं उसके अंदर जंग आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। घर में सरसों का तेल सबके पास होता है। आपने सरसों का तेल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है। सॉरी, मीठा सोडा ये वाला है, वो नमक है। मीठा सोडा आपने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। और थोड़ा सा नमक पिंच के करीब, और इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, ये लेमन स्क्वीज़ कर दिया मैंने। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो भी आपकी जंग आलूद कुछ चीज़ें, मेरे पास जो इस वक्त ही मैं ये कीलें थी जो मैं लाई हूँ, इसको डिप करके छोड़ देंगे हम। और अगर वो चिपकी हुई कोई चीज़ है जैसे कि जिसमें आपने बोला टखनियाँ होती हैं,
जैसे इसको हम कॉटन में डिप करके अच्छा, उसको हम इतना जस्ट कर लेंगे कि वो पूरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया जंग के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो है हमारी लकड़ी के जो दरवाजे, अक्सर देखा होगा आपने, जब इस तरह की नमी आना शुरू जाती है तो वो बंद नहीं होते हैं, फूल जाती है लकड़ी इस ऐसे मौसम में। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये करें कि उस जगह पे जहाँ आपके वॉशरूम का एरिया है या कोई भी कमरे का दरवाज़ा है, हवा खुला छोड़ दें उसको, या हवा पंखा खुला छोड़ दें ताकि थोड़ी देर के लिए वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने धुनी देनी है पूरे घर में, जहाँ जहाँ दरवाजे हैं उस तरफ आपने धुनी देनी है। ये स्टैंड ले लीजिए, कोयला आपने जलाना है। जलाने के बाद आपने इसमें जो धुनी देनी है उसमें आपने देना है नीम के पत्ते हैं, ये आप डाल दीजिए धुनी के बाद। इसी तरह ग्रीन, हरे ग्रीन, बिल्कुल इसी तरह डाल दीजिए। नीम के पत्ते आपने डालने हैं और ये कुछ लौंगे ये आपने जलते हुए डाल देनी है। और कलौंजी, ये कलौंजी हम लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये जलते हुए आप इसका धुआं पूरे दरवाज़ों की दरज में आप देते चले जाए और कमरे में से छोड़ दीजिए, चाहे वॉशरूम हो चाहे रूम हो, इसको धुआं देने दीजिए। जब धुआं पूरा फैल जाएगा तो उसकी नमी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये कितनी दफ़ा करना पड़ेगा? ये देखिए, अगर तो बारिश है मुस्तकिल हो रही है तो ये डेली करें, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। जितनी धूप पड़ना शुरू होती है तो फिर ये खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके लिए कोशिश ये ना करें कि हम दरवाज़ों को रंदा लगा रहे हैं या चौखट को। ये एक्चुअली दरवाजे में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये चौखट में प्रॉब्लम आती है। जो चौखट होती है ना वो दीवारों में जब सिपे जाती है तो उसकी वजह से ये फूलना शुरू होता है। ओके, तो ये चौखट के लिए ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब अगर घर में आपके कीड़े मकोड़े आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़, मक्खियाँ, ख़ास तौर पे मक्खी, मच्छर, या आपने देखा होगा उड़ने वाला एक कीड़ा होता है जो बारिश में हमेशा निकलता है, हमेशा पतंगे आते हैं, पतंगे और ऐसी, और वो चूंटियां ऐसी आती हैं, बड़ी बड़ी चूंटियां होती हैं विंग्स वाली, वो मतलब वो सारा साल नहीं नजर आती। बारिश के सीजन के अंदर वो ऐसे आती हैं और इतनी मिकदार से आती हैं कि बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल, बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जो है वाइट विनेगर आधा लिया हुआ है और आधा पानी लिया हुआ है। इसका जितना आपने लिया है ये वाइट वैगन, ये बॉटल बना के आपने रख लेनी है। जिस टाइम पे आपके पास पोछा लग रहा होता है पूरे फर्श पे आपने इसको स्प्रे करना है। इसमें विनेगर जाएगा आधा, इसमें लेमन भी मैं स्क्वीज़ करूँगी। आप तकरीबन 1 लेमन ले लीजिए, मैं भी हाफ दिखा रही हूँ आपको। 1 लेमन आपने स्क्वीज़ करना है और इसके अंदर हमने नमक डालना है खूब सारा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नमक डाल देना। अच्छा, ये जो आपने इसमें कीलें डाली हैं ये कितनी देर के लिए सोक करनी है? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा। ओके, 1 घंटे के बाद फिर आपने इसको किसी भी सादे कपड़े से, आप जैसे दरवाजे पे कर रहे हो या कीले हैं तो साफ करना शुरू करोगे तो इसका जंग उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये चीज़ जो होती है ये अक्सर चूल्हों के साथ भी हो जाती है कि चूल्हों के ऊपर, तो चूल्हे पे भी लगा सकते हैं। जैसे कॉटन से हमने दरवाजों की दरज पे लगाया, इसी तरह आप कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ जंग है, आपने देखा होगा जो नल होते हैं, टैब आपने देखा वॉशरूम में, उसमें भी होता है, तो कॉटन की मदद से उस जगह को आप डिप करते चले जाएं और आप देखिएगा कि अच्छा, और जब अक्सर ऐसा भी मैंने नोटिस किया है कि जब जंग लगता है किसी भी लोहे की चीज़ को तो वो बेसिकली वो होने लगती है, वो टूटने लगती है, गिरने खत्म हो जाती है ना, वो खा जाता है, गल जाता है, तो खत्म होना शुरू हो जाती है, तो वो टूटने लगती है, तो वो टूटते टूटते वो तबाह हो जाती है। तो उसको रिप्लेस करना चाहिए या देखें, अगर तो टूट गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो सही तो नहीं हो सकती, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ स्टार्ट हो गया है जंग आना तो उसके लिए कोशिश करें कि इस तरह ऑयल में बना के, जिस तरह मैंने चीज़ें बताई हैं, आप डिप करके लगाते चले जाइए। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रही हूँ, अच्छा नहीं, मैं आपसे, आई एम सॉरी, आई वांट टू गो बैक टू द धुनी। बहुत सारे लोग जो हैं जब ये करीब आते हैं मानसून्स तो बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने देखा है कि नीम की वो जो गोलियां होती हैं, निमकोली कहते हैं, निमकोली, वो भी ला के घर के अंदर रख देते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से कीड़े मकोड़े नहीं आते। क्या इस बात में बिल्कुल कुछ है? सच है। देखिए, एक ज़माना था कि हर घर के अंदर नीम का दरख्त लगा होता था जी, वो इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए होता था कि घर में कोई बीमारी नहीं आए, किसी तरह के जर्म्स नहीं आए। बेसिकली जर्म्स को रोकता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है नीम। अच्छा, तो उससे बेहतरीन, कभी कभी देखा होगा आपने घरों के बाहर भी नीम के पत्ते बहुत सारे लगे होते हैं, ऐसे होता है, इसीलिए है कि वो जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को आने से रोकता है। तो कोशिश करें नीम के पत्ते नहाएं उससे। अगर ये वाली जो धुनी है, यही धुनी हम लोग कीड़े मकोड़ों के लिए भी इस्तेमाल करें और बर्न करें अपने घरों की जो एंट्रेंसेस हैं, जो कि मेन डोर होता है
और वो होता है, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? क्या मतलब कीड़े मकोड़े नहीं आते? बिल्कुल, उससे भी नहीं आते। मैं एक और धुनी बता रही हूँ आपको जिससे कीड़े मकोड़े, आपके पास ये तेज़ पत्ता हर घर में मौजूद होता है, जो खानों पुलाव में डलता है, पुलाव में डलता है, बिरयानी में डलता है, बहुत सारी चीज़ों में डलता है। यही धुनी जो हमने उसमें दी थी, इसी तरह आप कोयला जला के स्टैंड पे रख दीजिए। इसको बिल्कुल बारीक इस तरह पत्ते करके आपने, ये ड्राई होते हैं, ये आप डालेंगे। इसकी धुनी ये मच्छर को भी भगाता है, ये मक्खी को भी भगाता है, ये तमाम किस्म के हशरात को, और आपकी सूदिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जब अगर इसी के बारे में मैंने आपसे एक बात करनी है, मगर पहले हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उरूज, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और ये जो उन्होंने बताया ना बखूर, तो मैं बखूर में वो करके डालती हूँ नीम की पत्तियाँ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह चलाती हूँ मैं घर पे। ओ वाह, वो फिजा बड़ी अच्छी हो जाती है, साफ सुथरी। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है कि जरा ये तो बताइए, जो चूहे आते हैं घरों में, इसकी भी रेमेडी बताइए, बड़ा परेशान करते हैं। अच्छा, और छिपकली के हिसाब से बता दें, मेरी उनसे गेस्ट से भी बात करा दें। जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम। आज फर्स्ट टाइम मेरी आपसे कॉल मिली है, आपको फर्स्ट टाइम, वरना तो आपको मुख्तलिफ चैनल्स में देखा, लेकिन नामुमकिन है उधर कॉल करना। और आप बहुत अच्छा बताती हैं, और वाकई सही कह रही हैं, आपकी नीम के वाकई दरख्त होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने अपने यहाँ पे जगह थी, तो मैंने यकीन करें 4-5 दरख्त लगवा दिए। जब कोविड स्टार्ट हुआ था, हीट वेव स्टार्ट हुई थी, उसकी जो माशाल्लाह जो भी आता है ना, वो उधर ही बैठा होता है बाहर की तरफ ना, तो बहुत उससे फर्क पड़ा है। वाकई फिजा में भी बहुत फर्क पड़ा है। तो आप बहुत अच्छा बताती हैं। आप प्लीज चूहों का जरूर बताइए, बहुत आजिज आ रहे हैं हम लोग। चले बताते हैं। थैंक यू सो मच मिसबा आपका कॉल करने का। जी उमेरा, चूहों से कैसे, ये तो वैसे वाकई, और कराची के जो चूहे हैं, मैं पंजाब से हूँ, चूहे जो हैं वो मतलब बिल्ली के साइज के होते हैं। ऐसे ही होते हैं, मतलब नहीं इतने बड़े होते हैं। मुझे बोला जा रहा है कि नहीं इतने होते हैं, इतने नहीं, मैंने इतना बड़ा चूहा भी देखा है। मुझे लगा कि मतलब चूहा मेरे साइज का है तकरीबन। सलाम आके करेगा। एनीवेज, हम लोग मिसबा का सवाल का जवाब देंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मिसबा आप देखती रहिएगा, हम हुमैरा आपको बताएंगी कि चूहों से कैसे वी कैन गेट रिड ऑफ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। इस वक्त सेट के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि किसने कितना बड़ा चूहा देखा। मैंने तो खैर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा देखा है। हुमैरा ने भी वही चूहा देखा है जिसका भी नाम डायग्नोस हुआ हमारे। एग्जैक्टली। मगर मिसबा की जो कॉल थी वो काफ़ी मतलब सॉलिड पॉइंट है कि चूहे जो हैं वो मतलब ना मानसून में मरते हैं, ना सर्दियों में मरते हैं, ना गर्मियों में मरते हैं, पूरा साल वो आपको हेलो हेलो करते हुए जाते हैं डिटाई से। तो और जो चीज़ उनको मारने के लिए रखी जाती है, उनको पता होता है कि इस पे दवाई है, वो नहीं खाते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं कि चूहों को हम कैसे मार सकते हैं? सबसे पहले तो चूहों के मारने की दवाइयाँ बहुत आम मार्केट में मिलती हैं। वो आपने टमाटर में रख के चूहों के लिए रखनी होती है। टमाटर बहुत शौक से खाता है चूहा, तो जितना टमाटर में आप रखेंगे तो वो जल्दी खाएगा। एंड देन खीरे के जो छिलके हैं, हम उसको वेस्ट आउट नहीं करें, थोड़ी थोड़ी दूर में जैसे 1-8 दिन के लिए रख दिया करें। जहाँ से आपको खतरा है कि चूहा आएगा, वहाँ से वो फिर चूहा नहीं आएगा। जहाँ खीरे के छिलके, वो उससे भागता है, तो खीरे के छिलके वहाँ रख दीजिए। और ऐसे कैसे कि सैलेड के अंदर उसने कहा टमाटर अच्छा लगता है, खीरा नहीं। ये क्या बात है? मैं यकीन करें, चूहे को पसंद है टमाटर, और आप जितना टमाटर पे, क्योंकि चूहों की दवाइयाँ तो आम मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन वो आप खाली मत डालें, टमाटर पे छिड़क के उसे जगह जगह टमाटर के पीसेस रख दीजिए। अच्छा, मैंने चूहों की दवाई डाली थी, ये आटा नहीं होता, कच्चा आटा, मतलब गुंदा हुआ आटा, गुंदे हुए आटे की गोलियां बना के उसमें डाली। इस मजाल है कि चूहे ने उसको आके टेस्ट किया। नहीं, वो पता कसम खा ली चूहे ने कि मैं नहीं खाऊंगा। चूहे भी शार्प हो गए इंसानों की तरह। ऐसे लगा कि सारे चूहों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप किया कि नहीं दोस्त, ये नहीं वाली चीज़ नहीं खाना। तो टमाटर बेहतरीन है, खीरा बेहतरीन है। खीरे के छिलके आप जो है उसको वेस्ट करने के बजाय 1-2 दिन जिस टाइम गटर वटर होता है, जहाँ नाली से, जिस बेसिकली वो नाली से ही आते हैं जो चूहे आते हैं, ज़्यादातर नाली से आते हैं। आप जो किचन की नाली होती है, चूहा भी वहीं से आता है, एंड देन जो आपके रॉचेज हैं वो भी वहीं से आते हैं। अच्छा, और छिपकलियाँ, इस सीजन में छिपकलियाँ भी बहुत हो रही हैं। हाँ, छिपकली के छोटी छोटी बेबी छिपकली है कि अगर आप निस्वार कहीं
कहीं से मंगवा लीजिए, निस्वार आपने तंबाकू के अंदर, जितना निस्वार है उतना ही तंबाकू मिक्स करके उसको पेस्ट सा बना के किसी जो वो बटर पेपर होता है उस पे लगा, गीला करके पेस्ट लगा दीजिए और कहीं कहीं दीवार पे लगा दीजिए, वो उसको खा के खुद ही भाग जाएगी। ओह, पता चले कि बाइट करती है मतलब ऐसे ऐसे घूमती हुई छिपकलियां, ऐसे तो नहीं बाइट करती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये इस तरह पे रॉचेस आते हैं, बाइट करते हैं, फिर इन चीज़ों को बाइट करके जाहिर है वो कहीं ना कहीं इधर चले जाते हैं फिर। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन है छिपकली को भगाने का ये तरीका, निस्वार और तंबाकू। तंबाकू और निस्वार, मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था। चले ठीक है, ये भी पता चल गया। अच्छा, एक दफ़ा आप फिर से रिपीट कर दें, आपने ये जो स्प्रे बनाया था इसमें मैंने लेमन डाला था, नमक डाला था एंड विनेगर डाला था और पानी, वाइट विनेगर एंड पानी, आधा विनेगर था, आधा पानी था, लेमन था और नमक थे 2 टेबलस्पून। इसको खूब अच्छा करें, ये स्प्रे बॉटल बना दीजिए। आप घर में कहीं भी फर्श पे करें, किधर भी जहाँ से आपको लग रहा है कि मक्खी मच्छर या कोई भी कीड़ा आ रहा है, ये स्प्रे आपने पूरे बरसात के मौसम में करना ही करना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक धुनी बताई थी जिसमें हमने कोयले को जला के उसके ऊपर हमने नीम के पत्ते फ्रेश डाले थे और कलौंजी डाली थी, लौंग डाली थी और कलौंजी डाली, हाँ कलौंजी हमने दूसरे में डाली थी, लौंग डाली थी, सही है। वो हमने जो बनाया था वो उसके लिए बनाया था जो हमारे पास फूले हुए दरवाजे होते हैं, उसके लिए था ये चीज़ें। और दूसरा हमने एक धुनी और दी थी जिसमें आपके पास मच्छर मक्खी अगर कमरे में रात को सोते वक्त आ रहा है तो उसमें हमने तेज पत्ता लिया था और कलौंजी ली थी। ठीक है ना, ये 2 धुनी दी थी हमने। अच्छा, मैंने एक दफ़ा रात को मुझे किसी ने बोला कि दोस्त ने बोला कि ये जो तेज़ पत्ते की रात को सोने से पहले जिस अपने कमरे में ये तेज़ पत्ते की धुनी कर लें, जिस तेज़ पत्ता प्लेन, इतनी अच्छी नींद आई है। मैंने कहा ना, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इतनी कोई सॉलिड नींद आई है कि मतलब और बड़ी कंफर्टेबल नींद नहीं होती, हाँ, वैसी नींद आई। उनसे बेहतर है कि जो आप कोयल जलाते हैं उसका धुआं आपके लिए नुकसानदेह होता है, ये उससे बेहतर होता है कि आप ये जला लें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और मच्छर मक्खी या इस तरह के मच्छर मक्खी के अलावा भी मैं कहूँगी कि आप देखो कि छोटे छोटे जो कीड़े उड़ रहे होते हैं वो हमारे जो कर्टन्स होते हैं ना उसके पीछे हिडन होते हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आते, वो कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो ये जो धुनी हम देते हैं, इस धुनी देने का मकसद ये होता है कि वो जर्म्स किल हो जाए, वो सब जगह चले जाएं। आपने देखा होगा अरब कंट्रीज़ में ये धुनी देने का रिवाज इसीलिए है कि ये सारे जर्म्स किल करने के लिए। अमेजिंग। अच्छा जी, दीमक की आपने हमें आखिरी अपनी रेमेडी बतानी है। बिल्कुल, दीमक की रेमेडी मैं ये बता रही हूँ। हमने नीम पाउडर लेना है। नीम का पहले हमने पत्ते लिए थे, अब हमने नीम का पाउडर लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है। उसके साथ ही हमने बेकिंग सोडा लेना है 1 टीस्पून। ठीक है। ये हमने मिक्स करना है और इसको हमने, ये वाला पानी तो मैं ले रही हूँ लेकिन डिटर्जेंट वाले पानी से, अच्छा, किसी भी डिटर्जेंट वाला पानी लेके उसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है। और ये कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ लकड़ी पे आपको नज़र आएगा कि बारीक बारीक सुराख नज़र आते हैं, बिल्कुल वहीं दीमक होती है। ये कॉटन की मदद से आपने वहाँ वहाँ ये पेस्ट लगा देना है। ठीक है। आपकी दीमक ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और लगाने के बाद करना क्या है, क्योंकि लकड़ी पे अक्सर फर्नीचर पे लगता है दीमक, लगाने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है 1-8 घंटे के लिए। तेज़ धूप में रख दीजिए। आपका दीमक, ये 2-4 दफ़ा करेंगे आपकी लकड़ी पे से दीमक ख़त्म हो जाएगी। ओह, दैट्स फैबुलस। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब धूप देनी है, ये पेस्ट बना के, नीम के पत्तों का पेस्ट है, नीम के पत्तों का पाउडर है और मीठा सोडा है। इन दोनों को हमने डिटर्जेंट के पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है, पेस्ट बनाना है और वो लगा के जहाँ जहाँ दीमक है वहाँ वहाँ आप लगा दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए। आपकी दीमक जो है इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर फर्नीचर पे नहीं है और किसी दरवाजे पे है जिसको धूप नहीं लग सकती तो कोई बात नहीं, आप ये लगा दीजिए। देखिए, ड्रायर अगर आपके पास है घर में मौजूद, जो है जिससे हम ड्रायर करते हैं बालों को, तो ये लगाने के बाद आप गर्म उसकी ड्रायर से हवा देना शुरू कीजिए उस जगह को, तो वहाँ खुद ब खुद दीमक खत्म हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपका आने का और इतने सारे इतने मज़ेदार टोटके बताने का, जो कि बहुत ज़्यादा आई एम श्योर मुफीद होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। बात हो रही है आज मॉनसून के ऊपर के, जो कि आने वाली हैं बरसात, अभी आई नहीं मगर आने वाली है। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मेरी जो आपको इस वक्त हंसी देख रहे हैं, ये एक्चुअली वो वाली हंसी नहीं, खुशी वाली हंसी नहीं, ये वो वाली हंसी है कि गए दोबारा से। हमारे साथ मौजूद हैं जावाद मेमन, जो कि वेदर एनालिस्ट हैं। हम इनसे अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। जब भी अजीबोगरीब मौसम के हाल होते हैं तो हम आपको फ़ौरन याद कर लेते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या सीन है। इस साल मानसून्स हम आई थिंक मेजर सिटीज़ और प्रोविंसेस को एक एक करके लेके चलते हैं। सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में नॉर्थ से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो एरिया है, क्या वहाँ पर शुरू हो गई हैं, कितनी रेन एक्सपेक्टेड है वगैरह वगैरह? देखिए मॉनसून सीज़न तो अभी टाइम है, स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी एरिया में जो है वो मॉनसून ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो भी अभी बारिशें हो रही हैं, ज़ालाबारी हो रही हैं, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह हैं, ये प्री मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इन्फ्लुएंस है उसका मिक्सअप के ज़ेर असर जो है इन एरियाज़ में हो रही हैं अभी। तो और कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि KPK का, पेशावर का एरिया, नॉर्दर्न पंजाब, यहाँ पर कितनी एक बारिश एक्सपेक्टेड है? ओवरऑल अगर मानसून सीज़न की बात करें तो काफ़ी अच्छा सीज़न नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पंजाब में तो है वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल भी नज़र आ रहा है काफ़ी सारे एरियाज़ में। देखिए हम लोग एक्चुअली डर से गए हैं जब आप कहते हैं कि मानसून की रेनफॉल अच्छी होगी, तो वो ऑलरेडी दिल थोड़ा सा डूब सा जाता है, क्योंकि वो पकोड़े में डालने का टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। जब आप परेशान होते हैं अपने हालात से तो आप इंजॉय नहीं कर सकते उस सीज़न को। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्दर्न पंजाब विल रिसीव मोर देन अबव एवरेज इस साल एक्सपेक्टेड है। तकरीबन अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 95 से 110-115% तक आप देख सकते हैं। वाओ। और लाहौर? इसमें लाहौर रीजन लाहौर आ जाता है। अच्छा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जो सेंट्रल पंजाब के, सॉरी लाहौर तो इज़ नॉट रियली सेंट्रल पंजाब, बट मुल्तान, फैसलाबाद जो सेंट्रल पंजाब के जो रीजन्स हैं, यहाँ पर भी क्या बहुत सारी? यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी अच्छा सीज़न गुजरेगा, वही नॉर्मल तो स्लाइडली अबव नॉर्मल। ओवरऑल पंजाब की अगर हम बात करें तो वो यही नज़र आ रहा है कि नॉर्मल तो स्लाइटली अबव नॉर्मल। KPK के सारे रीजन्स के अंदर क्या होगी बारिश? KPK के देखिए सारे रीजन जो है वो मानसून बेल्ट में नहीं आते हैं। बिल्कुल। KPK के एक लिमिट तक आता है जिसमें हल्का फुल्का कश्मीर का थोड़ा बहुत एरिया आ जाता है। जो हमारा वेस्टर्न जो साइड लगती है वो मानसून बेल्ट से आउट होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर जो मानसून बेल्ट में जो एरियाज़ हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ भी सीज़न जो है वो नॉर्मल ही नज़र आ रहा है, स्लाइटली बिलो नॉर्मल आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। अच्छा, इतना ज़्यादा वो नहीं। अब हम आते हैं अपर सिंध, नॉर्दर्न सिंध के तरफ और बलूचिस्तान की तरफ, जो उसको अबट करता है। यहाँ पर कहाँ पर आपको बारिश नज़र आ रही है? देखें ये भी इंटायर रीजन में जो है वो बारिशें रहेंगी इंशाल्लाह। सीज़न भी काफ़ी अच्छा है और सिंध में भी जो है अगेन नॉर्मल टू स्लाइटली अबव नॉर्मल जो है वो हम कह सकते हैं कि रहेगा। ठीक है। और कराची में भी इंक्लूडिंग सदर्न सिंध, कराची और साउदर्न सिंध के जो एरियाज़ हैं यहाँ भी जो है वो नॉर्मल टू अबव नॉर्मल अगेन 95 to 115 या 120% तक भी हम देख सकते हैं कि बारिशें ओवरऑल सीज़न में रहेंगी। अच्छा, पिछले साल जिस तरह की ख़तरनाक बारिशें हुई थी, जो कि एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोप नहीं कर सका, और मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली कोई भी एक ऐसा शहर का हिस्सा नहीं था जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बर्दाश्त कर सके। क्या इस साल भी ऐसा ही होगा? इस साल देखिए, इस साल ऐसा होगा ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। ये डिपेंड्स कि जो मानसून के जो लो प्रेशर सिस्टम्स आते हैं वो कितनी ताकत के आते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पिछले लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो वेदर पैटर्न्स जो हैं वो कुछ काफ़ी हद तक जो है वो लास्ट ईयर जैसे ही इस साल भी नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं एटलीस्ट इतना एक्सट्रीम इवेंट ना हो, लेकिन इससे मिलता जुलता इवेंट जो है वो शायद कराची में इस सीज़न के दौरान जो है वो हो सकता है। ओके देन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो बारिश मतलब पिछले 4-5 दिन से कुछ ओवरकास्ट है कराची, तो इस्लामाबाद में तो बारिशें हो रही हैं और लाहौर में भी ऑन एंड ऑफ होती रही हैं प्री मानसून बारिशें। कराची में अभी तक प्री मानसून अब एक भी बारिश नहीं हुई। क्या एक्सपेक्टेड है कहीं अनकरीब रेन? देखिए कराची में प्री मानसून जो है वो नॉर्मली इसी तरीके से रहता है। हर साल जो हम देखते हैं जब प्री मानसून की एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आपने अब सुना होगा कि पिछले तकरीबन एरियाज़ में जो है वो ड्रिजल, लाइट शावर्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं जी। प्री मानसून के हवाले से अब जो है वो आज से एक सिस्टम स्टार्ट हो गया है सिंध में। इंटीरियर सिंध में जो है वो आज से बारिशें, इनफैक्ट कल रात को भी जो है कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में जो है वो बारिशें हुई हैं। मेजर सिस्टम जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, 21 तारीख तक कंटिन्यू करेगा।
कराची के हवाले से इसमें यह है कि 17 तारीख की यानी कि कल लेट आवर्स में, शाम में, रात में जो है वो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। बाकी पीक डेज जो है वो 18, 19 और 20 जून जो है वो नज़र आ रहे हैं कि प्री मानसून शावर्स हो जाएंगे। अच्छा, और वो शावर्स की ऑब्वियसली प्री मानसून शावर है तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। बहुत ज़्यादा तो ऐसे नहीं, ओवरऑल अगर कराची की बात करें तो तकरीबन एरियाज़ जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देख सकते हैं। अच्छा। थंडर शावर्स देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे मलीर, सरजानी, गुलशन हदीद, थोड़ा जो हाईवे रीजन जो हमारा लगता है नूरियाबाद वगैरह, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं। तो इन एरियाज़ में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। वाओ, ओके देन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जो रेन होती है, जब होती है, मैंने ये नोटिस किया है कि नॉर्थ ऑफ कराची, जिस तरह भी आपने बोला मलीर वगैरह, इस वाले रीजन के अंदर ज़्यादा रेन होती है एज अपोज टू क्लिफ्टन डिफेंस जो कि समुंदर के करीब है। ऐसा क्या है, ये क्या फिनोमेना है? बेसिकली ये वेदर पैटर्न्स होते हैं। मॉनसून जो है वो ईस्टर्ली विंड्स आती हैं जब हमारे यहाँ, जो आपको पता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान की साइड से बादल आएंगे, गुजरात की साइड से बादल, बिल्कुल ऐसे ही है। मॉनसून ये होता है। तो जब ये बादल वहाँ पर डेवलप होते हैं, वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो क्योंकि उस एरिया से करीब लगते हैं तो वहाँ ज़्यादा के साथ आते हैं। लेकिन फिर जब ओवरऑल सिस्टम आता है तो वो पूरे शहर तक आता है। समंदरी एरियाज़ जो हैं, जैसे आपने डिफेंस क्लिफ्टन का बात करी, तो वहाँ तक आते आते कुछ हद तक इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन लास्ट ईयर जो हमने देखा, जो 27 अगस्त वाली जो बारिश थी, उसमें यही समंदरी एरियाज़ में उन एरियाज़ से 2 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। वो क्यों हुआ? वो इसलिए कि जो सिस्टम्स आए थे, ये जो बादल आए थे, ये बहरा अरब से आए थे, समंदर की साइड से आते हैं। तो अगेन जिस साइड से वो आ रहे हैं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आए थे। इवन कि मेरे वेदर स्टेशन पे जो हमने क्लिफ्टन पे इंस्टॉल किया हुआ है हमारे घर पे, तकरीबन 272 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये ओवरऑल अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालें तो वो एक दिन में इतनी बारिश हमने इन साउदर्न एरियाज़ ने देखी, जो शायद हमारा पूरा ओवरऑल साल या साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बारिश। वाह, हमारे साथ एक कॉलर हैं याया साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम गुड। खूबसूरत लड़की, आपको, आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो। मैं यकीन करें जो आपके सीन्स चल रहे हैं ना पीछे, मुझे वो पिछली बारिश आई, इट्स वेरी हॉरेबल। यकीन करें, इट वाज वेरी हॉरेबल। और अल्लाह ना करे कि हम इस तरह की मुश्किलात में, जो मुझे प्रॉब्लम जो आपने अपने नुमाइंदों को दिखाया ना, इत्तेफाक से मेरे घर के करीबी एरिया है वो। अच्छा। वो आप यकीन करें मैं डेली देखता हूँ क्योंकि मैं बड़ा ऑब्जर्वर हूँ। तो मैंने जितने नाले साफ हो रहे हैं ना, सॉरी टू से, मैं इन सबसे कहूँगा खुदा के लिए इनको एडहॉकिज्म पे नहीं साफ करें। ये इनको यकीन करें उरूज, इट विल टेक 2 years टू क्लीन दिस। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई खेल नहीं है। इसमें लोग डूबते भी हैं, इसमें लोगों का नुकसान भी होता है। और हम लोग जो है ना, जब तक ये देखें, एक आपके इन्होंने बताया कि भाई आपने प्रिकॉशंस दे दी ना कि भाई ये होगा, ये होगा, आप तो इंटरनेशनली भी पता लग जाता है यार। तो फिर आप तैयारी करके रखें उसकी। अब DHA जैसा इलाका जब डूब जाता है तो फिर मेरा इलाका बफर जोन, तो वो तो फिर जाहिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैं लोगों को कहना चाहूंगा, देखें, लोगों को जो एडवाइस करना चाहूंगा थोड़ी सी ये है कि अपने घरों में जो है ना वो एहतियात करें कि अगर आपका कहीं लीकेज है, स्वीपेज है, तो उसको फिलअप कराएं, वरना घर में पानी एंटर होता है। प्लस आप पहले से होल्स खोल के रखें, ये तो प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं। दूसरा मेरे इनसे सवाल ये है, देखिए, ये मैं आज का जो सीजन आने वाला है मानसून का, इसमें जो है आप क्या समझते हैं कि इस साल की बारिश की प्रेडिक्शन वैसी ही होगी जैसे पिछले साल हुई थी? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं या नहीं ये तो हम जवाब से नहीं पूछ सकते, मगर हाँ, इन्होंने भी यही बोला याया कि बेसिकली उतनी ही तकरीबन उसी तरह का इवेंट फोरकास्टेड है, लगभग वैसे ही बारिश हो सकती है जिस तरह पिछले साल हुई थी। प्रिपेयर्ड हैं हम कितना, ये हम जवाब बेचारे से ये थोड़ी कह सकते हैं, ये थोड़ी बता सकते हैं। इनका तो बेसिकली पेशेंट गोई देते हैं कि क्या होने वाला है मौसम में। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, जवाब से बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वेदर एनालिस्ट जवाद मेमन। जवाद, बाय द वे मैं बताती चलूँ, आप किस तरह वेदर एनालाइज करते हैं? प्राइवेटली करते हैं, राइट? आप किसी हुकूमत के इदारे के साथ नहीं काम करते, आप वैसे ही इंडिपेंडेंट प्राइवेट वेदर एनालिस्ट हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है। आपके पास जो इक्विपमेंट है और जो हुकूमत का जो वेदर एनालिसिस का कौन सा इदारा है? देखिए, PMD जो हमारा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हुकूमत का तो वो इदारा है।
और वही जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो प्रेडिक्शन देता है, फोरकास्ट देता है। आप मुझे बताएं कि आपके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो इक्विपमेंट है, उसके अंदर कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास अच्छी है या उनके पास? उनके पास ऑब्वियसली अच्छी है, क्योंकि वो हुकूमती इदारे हैं, उनके पास हर किस्म के फ़ंड्स मौजूद हैं, हर किस्म की इंटरनेशनल सपोर्ट मौजूद है। राइट। जिस तरह रिसेंटली ही अभी हमारे यहाँ जो है वो कराची में जापान की तरफ से जो है एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार भी जो है वो ऑनलाइन हुआ है, एक आध डेढ़ हफ्ते पहले ही। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हमारे पास तो हम तो नहीं इसको बेयर कर सकते, ना हमारे पास इस तरीके की कोई परमिशंस होती हैं, लेकिन अगर इक्विपमेंट के हवाले से आपने पूछा है तो वो उनके पास जो है वो काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी मतलब आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह कराची के बारे में अभी बात हुई कि आपने कहा कि थर्सडे को लाइट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो वो लोग भी क्या ये प्रेडिक्शन देते हैं? लेट आती है, हमें क्यों नहीं पता चलता, हमें ये क्यों नहीं बताया गया पिछले साल? नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एडवांस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती? देखिए अभी इस सिस्टम के हवाले से जो है वो पीएमडी की प्रेडिक्शन जो है वो मंडे आफ्टरनून में जो है वहाँ से अलर्ट आ गया था कि कराची समेत सिंध के जितने भी एरियाज़ हैं और पंजाब रीजन में भी जो है वो उनका अलर्ट आ गया था। तो कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो है इस सीज़न प्री मानसून सिस्टम के हवाले से जो है वो टाइमली अलर्ट आया है। ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर के हवाले से जो आपने बताया तो उसमें ये था कि वो एक हाईली अनयूजुअल सिस्टम था। उसमें होता ये है कि हम बेसिकली जो है वो 24 आवर्स जो है 24 आवर्स नहीं तो एटलीस्ट दिन में 18 से 20 घंटे जो है वो हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट्स को वॉच कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे और ट्विटर वगैरह पे, उस पर ये होता है कि जब भी वो स्टॉर्म्स वगैरह बनते हैं, कहाँ बन रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से बन रहे हैं और उनकी मूवमेंट क्या होती है, इनको कहते हैं नाउ कास्टिंग अपडेट्स, जो रियल टाइम अपडेट्स जो आप लोगों को आ रही होती हैं एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे के आपको थोड़ी वार्निंग मिल जाती है, हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हम फ़ौरन जो है वो लोगों को पिछले साल व्हाट हैपेंड वाज कि मैं खुद और मेरे आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑफिसेज के अंदर स्ट्रैंडेड हो गए, बिल्कुल एकदम से फ्लडिंग हुई, कुछ आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतनी फ्लडिंग हो जाएगी, इतने सारे लोग फंस गए कि इट वाज मेंटल, मतलब आधे से ज़्यादा एंड इट चोक्ड द सिटी। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही था। तो थोड़ा सा अगर पहले से प्री वार्निंग होती तो लोग अपने घरों की तरफ जा सकते, अपने घर पर जाके जो भी उन्होंने अपने घरों को बचाना था वो कर सकते। देयर वाज अ लॉट दैट कुड हैव बीन डन जो कि नहीं हो सका। तो इस साल हर कोई बारिश के नाम से, जैसा भी याया का कॉल आया था, हर कोई डरा है वेरी फ्रैंकली। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस साल पहला पाकिस्तान का कौन सा रीजन है जहाँ पर मानसून आएगी? नॉर्मली होता यही है कि पंजाब रीजन तक जो है वो मानसून जो है वो नॉर्मली पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है कि मानसून एक तो अपनी ऑफिशियल डेट्स या नॉर्मल टाइम से जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले आ जाएगा। हमारे यहाँ जो ऑफिशियल सीज़न स्टार्ट होता है वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक रहता है। लेकिन इस दफ़ा यही देखने में आ रहा है कि आज जैसे 16 जून है तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब और सिमिलरली जो साउदर्न सिंध है, कराची के आसपास के एरिया जो थर्ड रीजन है हमारा, यहाँ पर तकरीबन जो है वो 22 से 25 जून के आसपास हम कह सकते हैं कि मानसून सीज़न का ऑनसेट हो जाएगा। ठीक है। मानसून करंट्स, जो मानसून की जो हवाएं होती हैं वो इन एरियाज़ में जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी। सही, तो पहले यानी कि आप देख रहे हैं कि पंजाब एंड साउदर्न सिंध जो है वहाँ पर पहले मानसून आएगी बिफोर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से, क्योंकि सब टाइम का मुकाबला सख्त है, कि जब आप लोग जब हम लोगों को ये लिखा हुआ आता है कि हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड, तो हैवी रेनफॉल का मतलब है कितने मिलीमीटर्स? बिकॉज अब मेरे ख्याल में पूरे के पूरे कराची को और पूरे के पूरे पाकिस्तान को पता है कि हैवी रेनफॉल का मतलब है 200 प्लस मिलीमीटर। मतलब हमें पता है कि 200 प्लस जब जाती है कहानी तो वो सस्टेन नहीं कर सकता शहर। तो क्या हैवी रेनफॉल कितनी होती है, लाइट, मॉडरेट, ये कितने मिलीमीटर्स पर होती है? देखिए लाइट अगर रेन की बात करें तो तकरीबन 5 से 15 मिलीमीटर के आसपास आप कह सकते हैं कि लाइट शावर्स थे। ठीक है। अगर हम 20, 25, 30, 40 मिलीमीटर तक पहुंचते हैं तो ये मॉडरेट टू मॉडरेटली हैवी शावर्स में जो है वो तब्दील हो जाता है। और उसके बाद अगर आप 60, 70 या ट्रिपल डिजिट्स में चले जाते हैं तो फिर ये ऑब्वियसली कि ये हैवी रेनफॉल के कैटेगरी में जो है ये चीज़ें फॉल करना शुरू कर जाती हैं। ये बेसिकली इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करता रहता है। जहाँ बहुत कम बारिशें होती हैं वहाँ पर अगर 40-50 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वो उनके लिए जो है वो हैवी रेनफॉल कंसिडर होती है। और अगर आप फार ईस्ट में या ट्रॉपिकल रीजन्स में चले जाएँ जहाँ पर 70, 80 या 100 मिलीमीटर होना जो है वो आम बात होती है,
तो वो उनके हिसाब से जो है वो मॉडरेट रेंज के अंदर आ रहा होता है। समझ गई मैं। अच्छा, जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि ये जो फ्रीक वेदर फिनोमेनाज हो रहे हैं, पंजाब के अंदर ओले गिर रहे हैं, आउट ऑफ सीज़न ओले गिर रहे हैं, कराची में एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है, इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी ख़ास और सबसे बेसिक वजह क्लाइमेट चेंज। हमारा जो रीजन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये जो रीजन है आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है इन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी ड्रास्टिक अब जो है वो है इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया है, लेकिन पिछले चंद सालों से अगर हम कंपेयर करें, स्पेशली 2015 से जो ख़तरनाक हीट वेव आई थी, शायद ही कोई भूल सके, तो उसके बाद आप देखें कि हर साल जो है वो सीज़न कोई ना कोई जो है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। कभी सीवियर ड्राउट्स हो जाते हैं, तो कभी इंतहाई अबव नॉर्मल रेनफॉल हो जाती है। तो अब जिस तरह ओलों की आपने बात करी, तो इस्लामाबाद में 3-4 दिन पहले ही जो है वो काफ़ी हैवी जो है वो रात के टाइम जो है वो ओले गिरे हैं। और ये आउट ऑफ द सीज़न है। अगेन जो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस था वो ज़रूरत से ज़्यादा था। और इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है नाज़रीन, इट्स वेरी रियल। और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंसान है। हम जो ह्यूमंस हैं, हम सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है उसको ख़राब करने के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा हाथ है। पोल्यूशन, आबादी ज़्यादा होना, अर्बन मिसमैनेजमेंट, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज को की तरफ जाता है। थैंक यू सो मच जवाद, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हमारे शो का इख्तिताम हुआ है। जाने से पहले मैं 1-2 आपको प्रिकॉशंस बताना चाहती हूँ कि जब बारिश हो तो प्लीज़ बिजली की तारों से ऑफ कोर्स अपने आप को बचा के रखें, दूर रहें। कोशिश ये करें कि जब तेज़ बारिश हो रही होती है तो उसमें ना निकलें। आई नो कि बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, मज़ा आता है कि हम चलें रोड पर, ड्राइव पर चलें। ये आइडिया बहुत बैड आइडिया है। बहुत ज़्यादा दिल आ रहा है बारिश को एंजॉय करने का, तो छत पे या गार्डन में जाके अपने घर के वहाँ पर एंजॉय कर लें। बच्चों को अपने जो है उनको ज़रूर मस्कीटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं वो होते हैं बारिश के सीज़न में। अपने आप को ज़रूर अब से मेरे ख़्याल में हर किसी को अपने गाड़ी में छतरियाँ वगैरह रख लेनी चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, तो ज़रूर बारिश को एंजॉय करें। आई होप कि इस दफ़ा जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो लोगों का बारिशों के अंदर। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।